नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? श्वेता भारद्वाज, निशा, आयुष, हरेंद्र, नैन्सी, नवीन, निखिल, अमलेश, ऋषभ, बंटी, खुशी, मिथिलेश, केशव, गोविंद, खुशी, सुमित, चारवी, वंदना, टीना, सोनू, प्रधान जी, हेमंत, रेखा, शिवम, शैलेंद्र, प्रियांशी, रजक। खुश रहिए। सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? पेपर बहुत टफ था। हाँ हाँ। जावेद, राजकुमार, राम विजय, सिद्धि, रामरतन, निक्की, निभा, मोहम्मद अजमेरी, त्रिनाथ, सूरज, दिव्यांशी, रूबी, अमित, पृथ्वी, विशाल, आदित्य, बंटी, बलराज, रश्मि, सुचित, विनाश, लक्ष्मीकांत, नेहा, टीना, सचिन, विपिन, अलका यादव, गोर लगै छी। सुभाषिष, प्रणाम सर, जय हो। कृषि में लोहे का प्रथम उपयोग। अच्छा, ये कहाँ से आ गया? के पास क्या है? नोट्स पे क्वेश्चन। अभी रुको तो भैया। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए, यदि आप लोगों को कल के क्लास मैंने पिछले क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से, वरना आगे बढ़ूं। यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। कीर्ति, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। प्रहलाद की धरती से नमस्कार, जय हो। यूट्यूब पे लाइव सेशन में आपको देखा था। ओके, वेरी गुड। अब आप लोगों को कल के क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। मैं हिस्ट्री का ही बताऊंगा, ज़्यादा आगे का नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा जो पीडब्ल्यू के ऊपर मेरा कार्य क्षेत्र है वो हिस्ट्री का है, तो दूसरे विषयों में हस्तक्षेप करना मेरे लिए शोभनीय नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में बता सकता हूँ, वो बता देता हूँ। आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया है धान्य कटक के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है संगम के पोर्ट के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है संगम के मार्शल कल्चर के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है जैन दर्शन के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है स्तूप के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है राजवंशों के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है पुर्तगाली के ऊपर।
एक क्वेश्चन आया है पुरातत्वविदों के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है विजयनगर के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है स्वदेशी आंदोलन के ऊपर। एक एक क्वेश्चन आया है 1833 के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है संविधान दिवस के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है साहित्यकारों के ऊपर, साहित्य के ऊपर। तो यही 13 क्वेश्चंस आपके सामने में आए हैं। और कोई क्वेश्चन आया है क्या हिस्ट्री से? तो आपको ये समझना है कि जो क्वेश्चंस आपके सामने में आए हैं उसमें पैटर्न में जो चेंज दिखा है वो देखो। धान्य कटक और पोर्ट ज्योग्राफी का नहीं है भैया, ज्योग्राफी क्यों होगा, वो हिस्ट्री के काल का है। अब ये देखो आप कि पैटर्न में जो सबसे पहला रिमार्केबल पैटर्न है वो ये कि साउथ इंडिया का स्थान ज्यादा है, साउथ इंडिया का स्थान ज्यादा है। हाँ, एक बेसनगर वाला भी आया था। हाँ, एक बेसनगर का भी आया था, बेसनगर वाला भी आया था। तो मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन के अंतर्गत चलकर देखो तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ बेसनगर है, वही नवसीतन वसन है, नवसीतन वसल है। तो अब आप ये देखो कि मैंने ये बताने का प्रयास किया कि सबसे पहला पॉइंट देखोगे कि तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर साउथ इंडिया का बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन है। ये पैटर्न का चेंज है, इसको समझना जरूरी है कि नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कई दफ़ा नॉर्थ इंडिया डोमिनेंट हिस्ट्री पढ़ते पढ़ाते हैं, साउथ इंडिया की उपेक्षा हो जाती है। दूसरा पैटर्न जो आपको ये दिखाई देगा वो ये कि इस दफा मॉडर्न इंडिया कम है, बल्कि बहुत कम है, कम है। और एंसेंट हिस्ट्री ज़्यादा है।
एंसेंट हिस्ट्री ज़्यादा है। उसके बाद फिर तीसरा जो पैटर्न आपको देखना है वो ये कि ऑप्शन का तरीका बहुत बड़ा संकेत है। ऑप्शन का तरीका बहुत बड़ा संकेत है। अब आपको फ्यूचर के लिए क्या सोचना है? तो फ्यूचर के लिए यह सोचना है कि विकल्पों के आधार पर एलिमिनेट करने वाली जो पद्धति थी उस पद्धति को यूपीएससी ने हराने का निर्णय लिया और अब वो ये चाहती है कि आप ज़्यादा पढ़ो और आपके अध्ययन में ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये यूपीएससी ने एक नया पैटर्न स्टैब्लिश किया। पहले इस तरह के क्वेश्चंस कम होते थे कि इनमें से कितना सही है, एक सही है कि दो सही है कि तीन सही है कि सभी सही हैं, ऐसे क्वेश्चंस इक्का दुक्का होते थे। और इस दफ़ा यही पैटर्न डोमिनेंट है। कुछ एक दो तीन क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो बाकी में ऑप्शन के आधार पर छंटनी का विकल्प इस बार है ही नहीं। तो ये भविष्य के लिए तय हो गया कि आपको ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, ज़्यादा अध्ययन चाहिए। यानी कि पहले क्या होता था कि आप यदि स्मार्ट स्टडीज करते थे, स्मार्ट वर्क पर्याप्त होता था। अब स्मार्ट वर्क पर्याप्त नहीं होगा। स्मार्ट वर्क तो चाहिए ही चाहिए, उसके सिवा तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ जो हार्ड वर्क होता है वो बहुत जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का संयोग चाहिए और हार्ड वर्क के अंतर्गत आपको यह समझना है कि जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको अब विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा। विस्तृत अध्ययन के बारे में आप लोगों को ये बताऊं कि आज की तिथि में अब क्या जरूरत है कि मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। एक ट्रायंगल है इंस्टीट्यूशन का, एक है टीचर का और एक है स्टूडेंट्स का। आप देखो कि टीचर को अब ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा, कवरेज ज्यादा चाहिए, कवरेज ज्यादा करना पड़ेगा। और जब ज्यादा कवरेज करना पड़ेगा तो इसका क्या मतलब है? हम लोग क्लास में आते हैं और पढ़ते हैं तो पढ़ते ही तो हैं। यदि 2 घंटे का क्लास हमारा चलता है तो हम लगभग 1 घंटा 50 मिनट में पढ़ाई ही तो करते हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए जितने क्लासेस आवंटित होते हैं वो आवंटित क्लास की संख्या पर्याप्त सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि जितना हम पढ़ रहे हैं यदि उसके दायरे के बाहर जाकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि यदि मान लो हम कोई चीज 15 क्लास में करते हैं तो इसका मतलब है कि अब वो कह रहा है कि 25 क्लास की पढ़ाई के बदौलत कवर करो।
वो 15 क्लास के माध्यम से जो कवरेज होता था वो कवरेज पर्याप्त सिद्ध नहीं होगा। अब ज्यादा एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर जहां पहले फोकस नहीं होता था वहां फोकस करना पड़ेगा। वहां पहले यदि हम 4 बातें पढ़ते थे तब 6 बातें पढ़नी होंगी। और कुछ एक टॉपिक्स ऐसे थे जिनकी उपेक्षा होती थी, तो अब उनकी उपेक्षा मत करिए, उनको भी पढ़िए। यानी आपको एक्सटेंसिव पढ़ना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन की भूमिका यह होती है कि वो यदि कोर्स खत्म करना है, कोर्स समाप्त करना है, समाप्त करने के लिए यदि जल्दी में रहेगा तो स्वाभाविक रूप से वो शिक्षकों को सीमित क्लासेस में ही कोर्स खत्म करने के लिए बोलेगा। तो शिक्षक के पास में क्या विकल्प होगा? या तो एकदम बेसिक ही छोड़ दे, तो न्यू कमर जो बच्चे होंगे उनको तो बातें ही नहीं समझ में आएंगी, वो बेसिक छोड़े एडवांस पढ़ाए, तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और यदि बेसिक भी पढ़ाए, एडवांस भी पढ़ाए, डिटेल भी पढ़ाए, तो इंस्टीट्यूशन के द्वारा तय की गई क्लासेस की संख्या, तय किए गए घंटे सफिशिएंट नहीं होंगे। उन्हें ज्यादा समय आवंटित करना पड़ेगा। ये दोनों बातें मैंने कर दिया। और तब देखो स्टूडेंट्स की बात, तो स्टूडेंट्स में भी मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिटेल स्टडीज के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ डिटेल पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और ये बच्चे कम नहीं है संख्या में, बहुत है संख्या में, जिन बच्चों का ये ख्याल रहता है कि कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, कोर्स समाप्त करिए। ये पूछते रहते हैं बच्चे कि सर कोर्स कब खत्म हो जाएगा। जब कभी कोई बच्चा क्लास में किसी शिक्षक से पूछता है कि सर ये कोर्स खत्म कब होगा, या कोई बच्चा कहता है सर ये बहुत लंबा चल रहा है, या बच्चा टीचर का फीडबैक देते हुए ये कहता है कि सर ये ना बहुत टाइम ले रहे हैं, तो ऐसे बच्चे सावधान हो जाएं। हाँ, यदि कोई टीचर क्लास में आके गपशप करता है और वो टीचर आपका समय खराब करता है, इस वजह से ज्यादा दिन लग जाए, ज्यादा घंटे लग जाए, तब तो आपकी शिकायत जायज है। लेकिन यदि कोई टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते हुए वो डिटेल कवरेज कर रहा है, और उसके बाद आप टीचर के बारे में ये फीडबैक देते हैं कि सर पढ़ाते तो बहुत बढ़िया है लेकिन कोर्स खत्म करने में बहुत समय लगता है, तो बेटा देखो यूपीएससी के एग्जाम में तमाशा क्या होता है। जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन और उसके 1-2 दिन बाद तक सीखने का बहुत अनुकूल अवसर होता है। यदि तुम सीखना चाहते हो तो आज सीख लो कि भैया बेसिक कवरेज से यूपीएससी का अब बाल बांका भी नहीं होगा, उसके लिए डिटेल का कवरेज चाहिए ही चाहिए। समझ गए? तो हर आदमी अपने अपने हिस्से का सुधार करे तो बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मैं बतौर शिक्षक सबसे पहले अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेता हूं कि कवरेज को बढ़ाने की जरूरत है। इंस्टीट्यूशन को अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि क्लासेस का आवंटन बढ़ाना जरूरी है, और विद्यार्थियों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो घोड़े पे सवार होकर क्लासरूम में न बैठे कि जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएं, शॉर्टकट्स हो जाए, तो घोड़े पे सवार होकर क्लास में मत आया करो। क्या आप लोग अपने हिस्से की तैयारी करने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार हैं कि जिसमें हम घोड़े पे सवार नहीं रहेंगे? जब आप क्लास में आते हैं तो टीचर यदि पढ़ा रहा है और काम की बातें पढ़ा रहा है तो ये सवाल नहीं पूछेंगे कि सर कोर्स कब खत्म होगा।
हम ये नहीं बोलेंगे सर बहुत समय लग रहा है, हम इस आधार पे फीडबैक नहीं बनाएंगे कि बहुत टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि मनोरंजक फिल्में होती हैं, मनोरंजक चुटकुले होते हैं, मनोरंजक कहानियां होती हैं। यूपीएससी के क्लास के अंदर मेटिकुलस प्रिपरेशन की जरूरत होती है, समझ गए? तो इस मेटिकुलस प्रिपरेशन के लिए यदि हम तैयार हैं, हम मानसिक स्तर पर खुद तैयार हों, हम मतलब विद्यार्थी, यदि यदि आप तैयार रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए बेहतर सर्विस देने वाले लोगों को बेहतर सर्विस देने के लिए प्रेरणा मिलेगी। यदि आप अपना फीडबैक बनाते हैं इस बेस पर कि अरे समय ज्यादा लग गया, तो टीचर क्या करेगा? समय कम कर देगा। और टीचर समय कम करेगा तो बताओ कि क्या टीचर क्वेश्चन पेपर आउट करा सकता है आपके लिए? नहीं करा सकता। क्या सिर्फ और सिर्फ गेसवर्क करके क्वेश्चन पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं डिटेल्ड में जाना ही पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब देखो कि ये बात मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, अपने लिए मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं ओवरऑल शिक्षकों के लिए। अब देखो तुम हिस्ट्री में जो तुम्हारे सामने में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखो। तुम लोग यदि अपने क्लास नोट्स में जाकर देखोगे तो तुमको धान्य कटक पढ़ा हुआ मिल जाएगा। तुम अपने क्लासेस के अंतर्गत जाओ, सातवाहन के टॉपिक में जाओ, बुद्धिस्ट टॉपिक में जाओ। सातवाहन और बुद्धिज्म, इनसे संबंधित टॉपिक में पढ़ाई करो, तुमको धान्य कटक मिल जाएगा। मैंने तुम लोगों को धान्य कटक पढ़ाया है। सातवाहन काल के जो प्रमुख केंद्र हैं उसको बताते हुए मैंने आपको बताया था कि सातवाहन को पुराणों में आंध्र कहा गया है और उनके सिक्के भी हमें ज्यादातर आंध्र से मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में करीमनगर से, करीमनगर के अंतर्गत का जोगेल थंबी, उनका शुरुआती दौर का कैपिटल धान्यकटक ही था। आपने यदि नोट्स देखा है तो उसमें यही बताया है कि इनका आरंभिक कैपिटल धान्यकटक था। बाद में ये मूव कर गए वेस्ट की ओर और फिर उन्होंने बना लिया अपना कैपिटल प्रतिष्ठान को। तो ये क्वेश्चन तो आपका सीधा सीधा पढ़ा हुआ आ गया। ठीक है, इसके बाद तुम अपने संगम काल के टॉपिक में जाओ और मौर्योत्तर काल के टॉपिक में जाओ। संगम काल के टॉपिक में जाओ और मौर्योत्तर काल के टॉपिक में जाओ तो तुमको पुहार, कोरकई और मुजरिस, ये वाला क्वेश्चन बहुत मजे में मिल जाएगा। तुम जाके देखो, तुम्हारे क्लास नोट्स में बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है कि मुजरिस एक बंदरगाह था। बल्कि मुजरिस के बारे में ये तक मैं लिखवाया हूं कि यहां से रोमनों की बस्ती मिली है, यहां से सेंट ऑगस्टस की मूर्ति मिली है। और ये क्वेश्चन तो सीधा था कि मुजरिस, कोरकई आदि क्या है, सिर्फ ये पहचानना था कि कैसे केंद्र हैं, तो बंदरगाही केंद्र हैं। आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि मुजरिस केरल में है, पुहार को कावेरी पत्तनम कहते हैं, वो तमिलनाडु में है। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्लास से आ गया, ये भी क्वेश्चन आपका क्लास से आ गया। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है। संगम के मार्शल कल्चर के बारे में बताया है, लेकिन वो शब्द मैंने आपके क्लास में नहीं बताया है। यही वो शब्द है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि थोड़ा डिटेल में जाना अब एक्सपेक्टेड है। इसके बाद जैन दर्शन के बारे में आप बताओ, क्या मैंने आपके क्लास में बहुत डिटेल में नहीं समझाया है? जैन दर्शन की आत्मा के सिद्धांत के बारे में 100% समझाया है। बल्कि मैंने तो आपके क्लास में चार्ट बनवाया था कि उपनिषद में आत्मा का सिद्धांत है, बुद्धिज्म अनात्मवादी है और चारवाक कहते हैं कि आत्मा एक चेतना मात्र है
और जैन धर्म में आत्मा का विस्तार है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जीवों में नहीं, निर्जीव में भी आत्मा होती है। ये क्वेश्चन आपका सीधा पढ़ा हुआ आ गया। स्तूप आपका पढ़ा हुआ आया है, स्तूप आपके क्लास में पूरा पढ़ाया गया है। और जबकि ये भी मैंने बताया है कि स्तूप के बारे में आर्ट एंड कल्चर वाले मेंस के क्लास में और डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये आपका पढ़ा हुआ आ गया। आप बताओ कि जब मैंने आप लोगों को पूर्व मध्यकाल पढ़ाया था, तो पूर्व मध्यकाल के दौर के राजवंशों के बारे में बताया है कि नहीं? चाहे देवगिरी के यादव हों, चाहे होयसल हों, चाहे गढ़वाल हों, ये सब का क्वेश्चन क्या है कि ये कौन ऐसा राजवंश है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ के बाद का है। तो ये सब तो बेसिकली 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के दौर के हैं, 13वीं 14वीं शताब्दी के दौर तक रहे हैं। ये क्वेश्चन एकदम क्लास में पढ़ाया हुआ है आपका। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे ऑप्शन कितना भी बुरा दे दे, घुमा के दे दे, फिरा के दे दे। इसके बाद फिर देखो पुर्तगाली, ये आपको अभी पढ़ाया ही नहीं हुई, ये टॉपिक अभी आपका नहीं आया है। वो टॉपिक आएगा मॉडर्न इंडिया वाले में से। मैं आपको पुर्तगाली पढ़ाता हूं, यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक टॉपिक होता है, उसमें पुर्तगाली पढ़ाता हूं। जब पढ़ाऊंगा तो ये पक्का पढ़ाऊंगा, पढ़ाता ही पढ़ाता, वो नहीं है अभी। पुरातत्वविद वाला टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत डिटेल का है, ये बहुत गहन का है, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ये मैं आपको आगे भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कुछ एक प्रोमिनेंट पुरातत्वविद बता दूंगा, लेकिन कहानी यह है कि ये इतना डिटेल्ड है कि इसके बारे में कोई टीचर यदि पढ़ाने लगेगा तो उसके समय की सीमा बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम ये मानकर चलते हैं कि एक दो क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपसे नहीं बनेगा, वो एक दो क्वेश्चन को पकड़ने की जिद हमें ठानना ही नहीं है। ये अभी नॉट कवर्ड, नॉट कवर्ड का मतलब अभी वो सिलेबस में ही नहीं आया है, वो आगे आता। विजयनगर अभी आगे आना बाकी है। मैंने क्लास में पढ़ाया है ना, बताया है कि देखो मेडिवल इंडिया में विजयनगर साम्राज्य के ऊपर अभी नहीं पढ़ाया हूं, बाद में पढ़ाना है, आगे आना है। स्वदेशी, ये तो मॉडर्न इंडिया का है क्वेश्चन, ये तो आगे आना है। 1833 मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, वो आगे आना है। संविधान दिवस, ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, ये भी आगे आना है। तो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। आप साहित्य का उदाहरण निकाल कर देख लो। आप लोगों को मैंने क्लास में बड़े कैटेगोरिकली पढ़ाया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, कामंदक नीतिसार की रचना कामंदक ने किया, फिर सोम नीतिसार सोमदेव ने किया। वही सोम नीतिसार पर तो क्वेश्चन आया आपके सामने में। और फिर आप लोग जैन साहित्य में जाकर देखो तो नयचंद सूरी की किताब मिल जाएगी आपको। जैन साहित्य के अंतर्गत जाकर देखोगे तो आपको नयचंद सूरी की किताब भी लिखी हुई मिल जाएगी। ये क्वेश्चन भी आपको आएगा। इसके बाद देखो बेसनगर वाला, नवसित्तन बसन वाला मैंने पढ़ाया है कि नहीं? 100% पढ़ाया है। नवसित्तन बसन भी पढ़ाया है, आप लोग याद कर लो अपने जैनिज्म के क्लास को। जैनिज्म के क्लास के अंदर की पेंटिंग की ओर जाओ, और पेंटिंग की ओर जाओगे तो मैंने नवसित्तन बसन जो कि मद्रास के पास है, वहां जैन गुफा है जहां पर जैनियों से संबंधित पेंटिंग का प्रमाण मिला है। मैंने तो यहां तक बताया है कि उसकी पेंटिंग के अंदर सबसे अच्छी पेंटिंग जो है वह संवत्सरन की मुद्रा की पेंटिंग है। मिलिंदपन हो, नागसेन, ये सब बताया हुआ है। तो आप देखो कि आपके क्लास के अंदर क्वेश्चन कितने मिले। आपको यह समझना है कि कुल मिलाकर हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन रहे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन है। इन 14 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका की संबंध मॉडर्न इंडिया से आएगा, जो आपके सिलेबस में आगे आना है। 5 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया का होगा जो आगे आना है, अभी नहीं आया है तो वो कैसे मिलेगा बताओ?
उसके लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद फिर एक विजयनगर का टॉपिक है, विजयनगर वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक भी अभी आने वाला है। तो आप पहले 6 हटा लो, 14 में से 6 माइनस कर दो, बच गया कितना, 8। 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पढ़ाए हुए के दायरे से आए हैं, पढ़ाए हुए के दायरे से आए हैं। तो पढ़ाए हुए के दायरे में से देखो कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे क्लास से आ गए। 8 में से यदि 6 क्वेश्चन आपके सीधे क्लास से आ गए, आप बताओ कि ये परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं। आपके 8 में से 6 क्वेश्चन यदि सीधे क्लास से आ गए तो इसका मतलब है कि मेरे हिस्से की तैयारी आपने जो किया उस तैयारी के बदौलत आपका परफॉर्मेंस असाधारण हो सकता है। शर्त यह है कि आप क्लास के दौरान फोकस्ड करो, क्लास में पढ़ी हुई बातों को 2 बार 3 बार पढ़ो। अब आप गौर करके देखो तो यहां पर तो नोट्स की भूमिका भी गौण हो गई, और यहां पर आपका एलिमिनेशन रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखने लायक है, वो ये कि मैंने एंसेंट हिस्ट्री आप लोग को जब पढ़ाया, एंसेंट हिस्ट्री जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो मैंने उसका कवरेज ज्यादा किया, कवरेज ज्यादा किया। यदि मुझे कवरेज ही नहीं करने को मिलेगा तो फिर कैसे काम होगा। तो जिन बच्चों ने कभी पूछा था कि सर कोर्स कब खत्म होगा, या जिन बच्चों ने ये फीडबैक दिया था कि सर का क्लास थोड़ा लंबा खींच रहा है, उन बच्चों को आज पुनर्विचार करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट बेटा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि कई सारे एरियाज हैं जिन एरियाज से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, आपने वो भी पढ़ा है। तो क्या कोई गारंटी ले सकता है कि इस बार नहीं आया तो अगले बार नहीं आएगा? यह संभावना किसी के वश में नहीं होती। हमने मानव के उत्थान की पढ़ाई किया, क्वेश्चन नहीं आया है। हमने पाषाण काल की पढ़ाई किया, क्वेश्चन नहीं आया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पढ़ाई किया, क्वेश्चन नहीं आया। ताम्रपाषाण पे क्वेश्चन नहीं आया। हमने वैदिक काल की पढ़ाई किया, क्वेश्चन नहीं आया। मौर्य काल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। गुप्त काल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। हर्ष के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। चोल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया। दिल्ली सल्तनत पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मुगल पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो क्या हम अगले बार इसे नहीं पढ़ेंगे? ये कोई ट्रेंड नहीं है, अगले बार हो सकता है इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो आपको धैर्यपूर्वक भरोसा रखते हुए पूरा कवरेज करना चाहिए। उसके अंदर से कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन कौन से साल पूछा जाएगा आप नहीं जानते, हम नहीं जानते। सर कहीं फिर से पैटर्न चेंज हो जाए, पैटर्न चेंज होगा तो क्या पूछा जाएगा? पैटर्न चेंज होगा तो क्या पूछा जाएगा? पैटर्न में क्या चेंज हुआ है? सिर्फ यही ना कि ऑप्शंस के आधार पर छंटनी का विकल्प अब आपके पास में पहले जैसा नहीं रहा। तो इसका एक ही उपाय है कि थोड़ा और गहराई में पढ़ लो। पैटर्न यही ना चेंज हुआ जी, छंटनी का विकल्प आपके पास में नहीं रहा तो थोड़ी और गहराई में पढ़ लो, थोड़ा ज्यादा रिवाइज कर लो। थोड़ी ज्यादा गहराई चाहिए यानी कवरेज बढ़ा लो, रिवीजन बढ़ा लो, प्रैक्टिस बढ़ा लो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए ये मुश्किल है। यदि आप 8 में से 6 क्वेश्चन बना सकते हैं बिना किसी ऑप्शन के, क्योंकि आप बताओ अपने दिमाग पर जोर डालो, धान्य कटक वाले में क्या किसी को ऑप्शन चाहिए था? यदि नहीं चाहिए, आंध्र प्रदेश का
एक स्थान है, इसमें क्या ऑप्शन चाहिए। संगम काल के पोर्ट वाले में ऑप्शन तो बड़ी आराम से दे दिया गया है कि भैया ये कौन से स्थल है। किसी को भी आदमी को यदि मालूम है कि ये पोर्ट है तो कोई ऑप्शन ही नहीं चाहिए, बिना ऑप्शन के भी बना सकता है कोई भी आदमी। जैन दर्शन वाले में क्या ऑप्शन चाहिए आपको, बहुत आसान है कि किसने कहा है कि आत्मा जीव अजीब में भी होती है। स्तूप वाले में भी आपको सिंपल क्वेश्चन ही है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे बनाना मुश्किल है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया पैटर्न चेंज हो गया, क्या असर पड़ जाना है इसको लेकर। राजवंशों वाले में क्या असर पड़ जाना है, सिंपल सा है कि भैया जो महत्वपूर्ण राजवंश है उसका देश काल हमें मालूम होना चाहिए। मैंने आपको कई दफा पढ़ाया है कि क्वेश्चन आता है राजवंश काल, राजवंश क्षेत्र, राजवंश प्रमुख राजा, राजवंश के प्रमुख राजा की प्रमुख उपलब्धि के अंतर्गत सांस्कृतिक उपलब्धियों पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। यही पैटर्न है, कहां इसमें चेंज हो गया। बेसिक ही तो आया है कि राजवंश में से कौन से हैं जो 8वीं शताब्दी के आरंभिक काल के हैं, तो कोई नहीं। समझ गए। इधर भी देखो तो विसनगर और नवशीतन, एक और कौन सा जगह था आप ही लोग बताना। विसनगर, नवशीतन, वसन के अलावा एक और जगह था ना इसमें, अब उसको तुम बता देना। जो सर चोल और संगोल दंड रिलेटेड, वो सब संगोल के ऊपर अभी चर्चा नहीं करूंगा। साउथ वाले में विजयनगर बहमानी पढ़ना बाकी ही है, उसकी चिंता क्यों करते हो। शुभ योगी जम्मू कश्मीर से जय हिंद सर, जय हिंद। आप जम्मू कश्मीर में हैं, वहां नौकरी करते हैं कि घूमने गए हैं। नहीं, नौकरी ही करते होंगे। और जय हिंद का जो संबोधन है, वैसे तो आम लोगों के लिए भी जय हिंद बहुत आदरणीय संबोधन है, लेकिन जो वर्दी वाले लोग होते हैं वो प्रायः जय हिंद ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनका ऑफिशियल लैंग्वेज भी यही होता है। जब वो बड़े अपने अधिकारियों के सामने जाते हैं तो सैल्यूट भी करते हैं, तो जय हिंद बोलते हैं। तो आप यदि वर्दी की नौकरी कर रहे हैं तो बताएं क्या करते हैं आप। क्वेश्चन का आंसर तो डिस्कस कर चुका हूं कल, पीडब्ल्यू वाले आंसर सीरीज के अंतर्गत जब डिस्कस किया गया था तो मैंने हिस्ट्री वाले हिस्से का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है, तो उधर तो आपको दिक्कत है नहीं। चलिए, तो अब बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक की ओर फिर। हाँ, भज पूछा गया था, भज पूछा गया था। भज भी आपको मालूम है ना, मैंने कितनी दफा क्लास में बोला है, भज बेदसा जुन्नर, भज बेदसा जुन्नर कारले कन्हेरी, ये सब मैं कई दफा बोला हूं। भज बेदसा जुन्नर कारले कन्हेरी, यही मेरे जुबान पे ही चढ़ा हुआ है। आप लोगों को याद होगा, मैंने कई दफा बोला आपके क्लास में। क्या मैंने आपके क्लास में भज बेदसा जुन्नर कन्हेरी और कारले बोला है कि नहीं। भज बेदसा जुन्नर कारले कन्हेरी, ये मैंने आपके क्लास में बताया है कि नहीं। तो आपका तो वहीं भी बन जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया डिफिकल्ट, पूछने दो ना, तुम्हारे लिए तो फायदे की चीज है ये। यदि डिफिकल्ट पूछा गया और तब तुम उस डिफिकल्ट के बीच में बढ़िया कर लोगे तो कंपटीशन में तो तुम आगे निकल जाओगे, तो क्या दिक्कत है भैया। तब बहुत सारे बच्चों को याद है कि हाँ किया है। अब कुछ बच्चों को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे। याद नहीं है मोनिका कौशिक, कोई बात नहीं बेटा, याद नहीं, देखो बाकी सब लोग को तो याद ही है। यूपीएससी के क्वेश्चन को लाशें बिछा देंगे। हाँ सर, मैं आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लास अटेंड की हूँ, अपने कोचिंग के बच्चों का टाइम चेंज करते हैं। ओके ओके संध्या जी, धन्यवाद। यस सर, कारले इससे बहुत प्रसिद्ध है जो मुंबई के पास पुणे में है। एकदम मैंने फोटो दिखा दिया था आपको, तो
आपको याद होगा, 100% याद होगा। आप पलट के देख लो पेपर, सॉरी अपने क्लास को पलट के देख लो। मैं जो पढ़ाता हूं वो इत्तेफाक से नहीं पढ़ाता हूं। पढ़ाने के दौरान मैं हमेशा सिलेक्शन करता हूं कि मुझे ये पढ़ाना है। तो चूंकि मैं सेलेक्ट करके पढ़ाता हूं तो मुझे मालूम है कि मैंने क्या पढ़ाया है। मुझे हर टॉपिक की हर बात याद है जो मैंने पढ़ाया है। तुम्हारा क्वेश्चन क्यों नहीं लेंगे? बिकू विकास, मेरा नाम क्यों नहीं लेते? अच्छा अच्छा, बिकू विकास नाम लिया तो आपको जितना टाइम लेना है बहुत अच्छे से समझा दीजिए। हाँ वही करेंगे बेटा। चलिए, अब बहुत टाइम का आवंटन मेरे और तुम्हारे बीच की ही बात सिर्फ नहीं है, वो तो पीडब्ल्यू वाले को भी सोचना पड़ेगा। ओवरऑल ये बहुत बड़ा मामला है। ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई एक टीचर अपने मन से टाइम ले लेगा। यहां तो ओवरऑल कोर्स प्लानिंग करने वाले को सोचना पड़ेगा। जो कोर्स प्लानर होते हैं उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि हम कितना टाइम लगाएं और कैसे कवरेज करें कि क्वेश्चन पकड़ में आए। मैं तो लड़ भिड़ के टाइम ले लेता हूं, लेकिन लड़ भिड़ के टाइम लेने की बात नहीं होती है ना। मैं तो ज्यादा नहीं कवर हुआ और टाइम लगेगा, तो सब कोई मेरे जैसा नहीं कर सकता ना। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मैं तुमको एक छोटी बात बताता हूं कि मैं हो गया बहुत पुराना टीचर। पुराना टीचर हो गया तो अब क्या है कि मैनेजमेंट के लोग कुछ बोले, मैं वही पढ़ाऊंगा जो मुझे ठीक जमता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। दूसरी बात है, स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक होता है मैं बिल्कुल केयर नहीं करता। मैं उस संस्कृति में ही विश्वास नहीं करता हूं कि जिसमें विद्यार्थी शिक्षक को फीडबैक दे और विद्यार्थी शिक्षक के बारे में अपनी ओर से टिप्पणियां करे। जब विद्यार्थी ही शिक्षक का जज हो जाएगा तो ये तो धारा ही उल्टी हो गई, गंगा ही उल्टी बहने लगी। तो यदि मान लीजिए प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, टीचर का फीडबैक लेना देना होता है, मैनेजमेंट की ओर से सोचने समझने की एक पद्धति होती है, ठीक है जो भी हो। लेकिन मैं इस बात की चिंता करता ही नहीं कि तुम्हारा फीडबैक क्या है। मैं देखता ही नहीं हूं, मैं पूछता ही नहीं हूं, अब मुझसे कोई बोलता भी नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कहूंगा कि ये तो मैं हूं, सिर्फ आबाद हूं। आई डोंट केयर कि कौन क्या फीडबैक दिया। हमको पता है ना जी हम क्या पढ़ाएंगे, हमको पता है कि हम क्या पढ़ाते हैं, हमको पता है कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा आएगा। ट्रेंड बदल गया, बदलने दो ट्रेंड, पैटर्न बदल गया, बदलने दो पैटर्न। पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन आएगा, एलिमिनेट करके नहीं बनेगा तो सीधे बन जाएगा। बात समझ में आई ना? बात सीधी है। अब चल के देखो, हम लोग मुगल का टॉपिक कर रहे थे। मुगल पीरियड, संगम के मार्शल कल्चर के बारे में मैंने क्लास में बताया है। कल क्लास मतलब मैं पीछे क्लास में नहीं बोल रहा हूं, कल के आंसर डिस्कशन वाले सेशन में मैंने बता दिया है, तो आप उसकी ओर जाके देख लो। 20 मिनट 25 मिनट का तो मात्र होगा, उसमें सब कुछ हो ही गया था। चलिए मुगल पीरियड की बात करें अब बच्चों टॉपिक पर आओ, फोकस करो, कंसंट्रेट करो, आगे बढ़ो। मुगल पीरियड में हम लोग बात कर रहे थे अकबर की, और अकबर की बात करते हुए पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। साम्राज्य विस्तार तो इसका पूरा हो गया था। साम्राज्य विस्तार के बाद मनसबदारी हो गया था। मनसबदारी के बाद
जागीरदारी हो गया था। उसके बाद इसी में भूस्वामित्व की बात भी हो गई थी। इसी के अंदर भूस्वामित्व की बात हो गई थी। फिर इसके अंदर मैंने आप लोगों को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दिया था। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दिया था। सैन्य सुधार भी पढ़ा दिया था। भू राजस्व सुधार पढ़ा दिया था। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि अकबर के ऊपर बहुत लंबा चला, लेकिन ये बेटा अकबर नहीं है, मुगल साम्राज्य का पूरा स्ट्रक्चर है जो आपने पिछले क्लास में समझ लिया था। तो अब हम लोगों को किधर मूव करना है? तो अकबर कालीन संस्कृति। अकबर कालीन संस्कृति की ओर। इस जगह पर मैं थोड़ा संक्षिप्त रहूंगा। उसका वजह यह है कि आर्ट एंड कल्चर में मुगल पेंटिंग और मुगल आर्किटेक्चर का स्टडी ज्यादा डिटेल में किया जाएगा। अभी मैं आपको इसका एक बेसिक कवरेज दे देता हूं, और उसमें जब मेंस की पढ़ाई होगी तो उसका डिटेलिंग कर लेंगे। ठीक है। चलो चलो। अकबर कालीन संस्कृति। अकबरकालीन संस्कृति। अकबरकालीन संस्कृति में सबसे पहला पॉइंट कि इसके काल का साहित्य, एवं भाषा। उसके बाद अकबर की धार्मिक नीति। उसके बाद अकबरकालीन चित्रकला। इसके बाद संगीत। इसके बाद स्थापत्य। स्थापत्य। यह है अकबरकालीन संस्कृति का मुद्दा। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं कि जैसे कि इस दफा दिल्ली सल्तनत से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, या मुगल काल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो कोई ये भी सोच सकता है कि अरे भाजपा की सरकार है, इन्होंने तो एनसीईआरटी के सिलेबस में भी चेंज कर दिया, मुगल वगैरह को तो निकाल ही दिया। तो बच्चों, पहली बात तो ये समझो कि पूरा का पूरा निकाल दिया है सो बात गलत है। उस टॉपिक के अंदर बहुत सारी बातों को हटा दिया गया, न कि पूरा का पूरा मुगल को सिलेबस से निकाल दिया गया। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी से निकालने के पीछे का तर्क यह दिया गया कि बच्चों का कोर्स का बर्डन ज्यादा था, हम उसे कम करना चाहते थे, इसलिए हटाए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुगल का इतिहास पढ़ने योग्य नहीं है, नहीं पढ़ाया जाएगा। तीसरी बात यह है कि यदि मुगल से क्वेश्चन नहीं आया और इस आधार पे आप जोड़ लेते हैं, कई सारे लोग कह रहे देख लिया ना, बीजेपी की सरकार है, नहीं ना आया क्वेश्चन मुगल पे, तब मुगल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन तो एंशिएंट पे भी नहीं आया, ये इंडस पे भी नहीं आया, वैदिक पे भी नहीं आया, तो क्या उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है?
क्वेश्चन तो इंडियन नेशनल मूवमेंट पे नहीं आया, तो क्या उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्वेश्चन तो समाज सुधार आंदोलन पे नहीं आया, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति के ऊपर नहीं आया, तो क्या उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है? क्वेश्चन नहीं आया तो भी पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की सरकार ही ने ऐसा किया है क्या? ये कैसे कह सकते हो? उनकी सरकार के निर्देश पे ऐसा हुआ है क्या? ये कैसे कह सकते हो? इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होगी। और तीसरी बात और अंतिम बात वो ये कि बीजेपी की सरकार अस्थायी है क्या, राजतंत्र है क्या, कि मोदी जी जब तक स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, और मोदी जी जब संसार से विदा होने वाले होंगे तो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके जाएंगे कि ये मेरा उत्तराधिकारी होगा? ये राजतंत्र है क्या? 24 में चुनाव होगा, 24 में चुनाव होगा तो मोदी जी फिर से पीएम बन सकते हैं? नहीं भी बन सकते हैं। क्या तुमको इस आधार पर अपने कोर्स का कवरेज करना चाहिए? क्या तुमको इस आधार पर तय करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ें और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ें? क्या तुमको फिर दोबारा कोचिंग करने के लिए आना चाहिए कि यदि मान लो कि जो आज के डेट में विपक्ष में है उन्हीं लोगों की सरकार बन गई, तो क्या उसके बाद तुमको दोबारा कोचिंग करने के लिए आना चाहिए कि नहीं अब तो मुगल पर पूछा जाएगा कि अब तो कांग्रेस वाले लोग आ गए हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार में कौन बैठे हुए हैं, तुमको मतलब है कि सिलेबस दिया गया है, मेडिवल इंडिया का सिलेबस है, तो मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत भी आता है, मुगल भी आता है, उसको पढ़ना होगा। समझ गए ना? तो अब चल के बढ़े कि यदि हम अकबर काल में साहित्य के ऊपर ध्यान दें तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि दरबार की भाषा फारसी थी। भाषा फारसी थी। दरबार की भाषा फारसी थी। उसके बाद राजस्व के रिकॉर्ड्स भी फारसी में तैयार हुए। मतलब की बात यह है कि अकबर के दरबार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसमें कि सरकार के तमाम कामकाज होते हैं वो फारसी भाषा है। दिल्ली सल्तनत के दौरान भी सुल्तानों के दरबार में दरबार की भाषा ऑफिशियल भाषा फारसी ही थी। दूसरा फैक्ट मैंने ये बताया कि ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं रेवेन्यू के वो अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं में लिखे जाते थे। अकबर ने टोडरमल को यह कहा कि पूरे देश के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की एक भाषा कर दो, समरूप भाषा कर दो, तो इसके कारण हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के बारे में बेहतर अध्ययन करने का और उसके बारे में बेहतर समझ बनाने का मौका मिलेगा। तमाम अधिकारियों के लिए यह सहूलियत की बात हो जाएगी। नहीं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को पढ़ने के लिए दूसरी दूसरी भाषाओं को सीखने की जरूरत पड़ जाएगी। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स फारसी भाषा में हो गए। किसके नेतृत्व में, किसके मार्गदर्शन में सब काम हो रहा था? तो टोडरमल के मार्गदर्शन में। इसके बाद फिर देखोगे कि इस काल में जो साहित्य का विकास हो रहा है वो क्या है? तो एक है फैजी, एक है अबुल फजल, एक है बदायूनी, इसके बाद है निजामुद्दीन अहमद,
निजामुद्दीन अहमद। फैजी को यहाँ पर रहने देते हैं। अबुल फजल बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद। उसके बाद फिर सरकारी इतिहास लेखन, इतिहास लेखन। उसके बाद अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग। अब देखो कि यहां से शुरुआत करते हैं सरकारी इतिहास लेखन से। सरकारी इतिहास लेखन से सरकारी इतिहास लेखन से हम यदि बात करना शुरू करें तो क्या कहानी है? तो कहानी यह है कि लिख लो, अकबर ने इसकी शुरुआत किया, शुरुआत किया। इसे समझ लो, इसे समझ लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है कि अकबर के काल में इतिहास लेखन की दिशा में एक नया प्रयोग हुआ। वो ये कि अपने मन से जिसको इतिहास लिखना है वो तो लिख रहा है पहले से भी, जैसे कि निजामुद्दीन सॉरी जैसे कि मिनहाजुल सिराज ने लिखा था, या फिर बर्नी ने लिखा, या फिर शमसे सिराज अफीफ ने लिखा, या फिर सरहिंदी ने लिखा, या फिर ये अब्बास खां शेरवानी ने लिखा, या इसामी ने लिखा। तो इन लोगों ने अपने मन से इतिहास लिखा था। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सरकार ने इतिहास लिखने के लिए कहा और सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं के और सहायता के बल पर उन्होंने इतिहास लिखा, ऐसा नहीं। लेकिन अकबर के काल में एकदम नई शुरुआत हुई भारत में पहली दफा। वो ये कि अकबर ने सरकारी इतिहासकार की नियुक्ति किया और उसको कहा कि तुम इतिहास लिखो। और उनको इतिहास लिखने जब बोला तो कहा कि हम तुमको सरकार में पदाधिकारी बना देते हैं, सरकार की ओर से तुमको वेतन भत्ते मिलेंगे, सरकार की ओर से तुमको रिसर्च करने के लिए तमाम प्रकार के पैसे मिलेंगे, जहां यात्रा करना चाहो वहां जाओ और जानकारी इकट्ठा करो, और सरकार के तमाम जो अगोपनीय दस्तावेज हैं, माने जो दस्तावेज गोपनीय है वहां तक तो नहीं पहुंच मिलेगी, लेकिन जो अगोपनीय दस्तावेज हैं वहां तक तुम्हारी पहुंच हो जाएगी। सरकार के अधिकारियों से यदि तुम उनकी नीति और कार्यक्रम के बारे में कुछ पूछना चाहो, समझना चाहो, तो वो तुमको टाइम देकर एक्सप्लेन करेंगे। खुद अकबर अपनी नीतियों को एक्सप्लेन करने के लिए बैठता था सरकारी इतिहासकार के साथ। तो इस तरीके से उसने इतिहास लेखन की एक नई पद्धति की शुरुआत किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ्लैट रहेगा कि सरकारी इतिहास लेखन की शुरुआत किसने किया, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि कौन सरकारी इतिहासकार था। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और औरंगजेब। आप लोग मुझे बताओ कि हुमायूं का सरकारी इतिहासकार कौन था?
हुमायूं का सरकारी इतिहासकार कौन था? कोई बता सकता है? हुमायूं का सरकारी इतिहासकार कौन था? कोई बता नहीं रहा है। हु वॉज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ हुमायूं? हाँ, अब यही बात समझ में आ गई ना कि कोई हो ही नहीं सकता है। देखो ये बदायूं लिखने लगा, कोई गुलबदन बेगम लिखने लगा, यही लिए तो मैंने सोचा था, इसीलिए तो मैंने दिया था तुम लोग को पूछने, क्वेश्चन बनाने को। जब बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूं कि अकबर के समय में ही सरकारी इतिहास लेखन की शुरुआत हुई, तो अकबर के पप्पा जब होंगे शासक, तो सरकारी इतिहासकार कोई कैसे हो सकता है? तो अकबर के पहले तो कोई सरकारी इतिहास लेखन का सिस्टम ही नहीं था। ये और बात है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, लेकिन सरकारी इतिहासकार की हैसियत से थोड़े ना लिखी है। हुमायूं नामा उन्होंने लिखा है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो सरकारी इतिहासकार के पोस्ट पर नहीं बैठी हुई थी। अब जहांगीर अकबर के काल में कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल। इसी में आपको यह ध्यान रखना है कि अकबर के काल में अबुल फजल ने सरकारी इतिहास लिख दिया। तो सरकारी इतिहास जो होता है उसमें एक अच्छी बात होती है, एक बुरी बात होती है। अच्छी बात यह होती है कि उस किताब में बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। आपको उस काल के इकोनॉमी के बारे में, प्रशासन के बारे में, संस्कृति के बारे में, राजनीति के बारे में, राजा के बारे में, उसके परिवार के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी मिलेगी। और आज के इतिहासकारों को वो किताब इसलिए उपयोगी लगती है क्योंकि हमारे पास में उनके रास्ते सोर्सेस आ जाते हैं उस काल का इतिहास लिखने के लिए। कि उसमें आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि भारत के कौन से हिस्से में कौन सी फसल होती थी, उस इलाके में फसल का क्या मूल्य होता था। आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से अधिकारी थे, अधिकारियों का विभाग क्या था, अधिकारियों का नाम क्या था, अधिकारियों का वेतन क्या था। ये सब डिटेल आपको मिल जाएगा। आपको उस काल के दरबार में कौन कौन संगीतकार थे, कौन कौन से चित्रकार थे, कौन कौन से साहित्यकार थे, कौन कौन से स्थापत्यकार थे, ये भी पूरा डिटेल ब्यौरा मिल जाएगा। तो इतिहासकारों के लिए ये बड़ी काम की चीज है। लेकिन इसकी कमी भी है। कमी यह है कि चूंकि सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया आदमी इतिहास लिख रहा है, तो शासक की चमचागिरी करेगा, वो चापलूसी करेगा, वो शासक की कमियां दिखाएगा ही नहीं। तो इस वजह से कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अकबर का इतिहास यदि तुम जानना चाहते हो तो कम से कम 3 इतिहासकार जो उस युग के हैं उनकी लिखी किताबों को पढ़ो, उस युग के 3 इतिहासकार को पढ़ो। तीन इतिहासकार कौन कौन हैं जो अकबर के काल के हैं? एक है अबुल फजल, उसने लिखा अकबरनामा, किताब का नाम है अकबरनामा। इसी अकबरनामा नाम की किताब का एक हिस्सा है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी, आइन माने होता है कानून। अब कल को यही क्वेश्चन पूछ दे आइन का मतलब क्या होता है? आइन माने कानून, आइन ए अकबरी, अकबर का कानून। ये अकबरनामा किताब का ही एक हिस्सा है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आइन ए अकबरी का लेखक कौन था, तो भी अबुल फजल। ये पूछ दे अकबरनामा का लेखक कौन था, तो भी अबुल फजल। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दे कि आइन ए अकबरी कौन सी किताब का हिस्सा है, तो अकबरनामा।
लेकिन एक दूसरा लेखक है बदायूं, ये बदायूंनी, ये बदायूं ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी किताब का क्या नाम है? कोई आदमी मुझे बदायूं की किताब का नाम बता सकता है? मुंतखाबुल तवारिख, मुंतखाब उल तवारिख, मुंतखाबुल तवारिख, मुंतखाबुल तवारिख बदायूं की किताब का नाम है। वह अकबर की धार्मिक नीति का विरोधी था। मुंतखाबुल तवारिख का जो लेखक है बदायूं, वह अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था, इसलिए उसने अकबर के बारे में बहुत ही क्रिटिकल लिखा है, बहुत आलोचनात्मक, उसकी बहुत भर्त्सना की गई है, आलोचनात्मक लिखा है। जैसे आप उदाहरण लेके समझो कि बहुत सारे जो हिंदू विचारधारा वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, रीत रिवाज आदि को ज़्यादा महत्व देने वाले लोग हैं, वो लोग जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना करते थे या करते हैं अभी भी। तो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की आलोचना करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू बुरे हैं, आप इस आधार पर ये नहीं तय कर सकते कि जवाहरलाल नेहरू की आलोचना किया है उन्होंने, एक्स ने, वाई ने, जेड ने। ये भी देखना पड़ेगा कि वो एक्स, वाई और जेड हैं, उनका अपना कोई पूर्वाग्रह है क्या? तो हाँ भाई, नेहरू चूंकि सोशलिस्ट हैं, नेहरू चूंकि नास्तिक हैं, नेहरू सेकुलर हैं, तो जो हिंदू रीति रिवाज और परंपरा आदि की प्रधानता की बात करने वाले लोग हैं, उनको नेहरू नहीं सुहाते हैं। ठीक वही कहानी है कि जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, बदायूनी चूंकि कट्टरपंथी मुसलमान है, वो इस्लामिक पद्धति के मुताबिक शासन चलाने की बात सोचता है, उसे ही ठीक मानता है, हिंदुओं के बड़े पदों पे बैठ जाने को ठीक नहीं मानता। उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम अनुवाद करो रामायण। रामायण में जो अनुवाद का दायित्व इसको दिया गया है, उसके अंतर्गत उसको हिंदू देवी देवताओं के बारे में लिखना पड़ा। वो बड़ा अफसोस करता है अपनी किताब में कि मुझसे हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखवाने का पाप कराया गया है, कुफ्र कराया गया है। तो कुल मिलाकर देखोगे कि वो अकबर के प्रति बहुत क्रिटिकल है। क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाएगा कि इनमें से कौन है जो अकबर का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या बदायूं सरकारी इतिहासकार था? अरे नहीं संदेहा, मैं तो बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं कि वो अकबर का विरोधी था। सरकारी इतिहासकार सिर्फ एक था, उसका नाम है अबुल फजल, बस। उसका सरकारी इतिहासकार सिर्फ एक था, अबुल फजल। ये उसके युग का एक दूसरा इतिहासकार है जो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है, अपने मन से इतिहास लिखा है, उसकी किताब में अकबर की कटु आलोचना की गई है। एक तीसरा इतिहासकार है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद, इसकी किताब का नाम है तारीख अकबरी। तारीख ए अकबरी, तारीख अकबरी। यह किताब ऐसी है जो न तो सरकारी इतिहासकार की तरह अकबर की चापलूसी करती है, या इस किताब का लेखक निजामुद्दीन अहमद
ऐसा इतिहासकार है जो न तो सरकारी इतिहासकार अबुल फजल की तरह अकबर की चापलूसी करेगा, उसकी गलतियां छुपा लेगा, उसकी विफलताएं छुपा लेगा, न ही निजामुद्दीन अहमद अब्दुल कादिर बदायूनी की तरह है कि जो अकबर की कटु आलोचना करेगा क्योंकि वह अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोधी है। वो ज्यादा न्यूट्रल है। इसीलिए निजामुद्दीन अहमद की किताब में कही गई बातों की मान्यता सबसे ज्यादा होती है। यदि किसी विषय पे अबुल फजल ने कुछ लिखा और बदायूनी ने कुछ और लिखा, मतभेद हो जाएगा, तो इतिहासकार कहेंगे कि चलो पलट कर देखते हैं निजामुद्दीन अहमद की किताब में उसने क्या लिखा। वो जो लिखेगा उसी को हम ज्यादा सच मानेंगे। तो निजामुद्दीन अहमद की किताब भी अकबर के काल की बड़ी महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। आप लोग को ये तीनों बातें मालूम हो गई? 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट। तो हम लोग ये देखेंगे कि सरकारी इतिहासकार के अंतर्गत अभी हम चलकर देखें कि जहांगीर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो जहांगीर के काल का सरकारी इतिहासकार है मुतमैद खान। मुतमैद खान। और उसकी किताब का नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। मुतमैद खान की किताब का नाम है मुतमैद खान की किताब का नाम है इकबाल नामा ए जहांगीरी। उसके बाद अगला कि जहांगीर के काल में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा भी लिखा था। जैसे बाबर ने आत्मकथा लिखा है, उसका नाम है बाबरनामा। हुमायूं ने आत्मकथा नहीं लिखा, उसके बारे में बायोग्राफी लिखी गई। आत्मकथा को कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी आपने खुद ही अपनी कथा लिखी। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा ऑटोबायोग्राफी, जैसे महात्मा गांधी ने लिखा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। इस प्रकार की किताब जहांगीर ने भी लिखा, उसका नाम है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा।
जहांगीरनामा। इसके बाद फिर शाहजहां के काल में आके देखो। शाहजहां के काल में सरकारी इतिहासकार में 3 है, एक का नाम आप याद रख लो तो काफी है। इसे एक है अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। लाहौर का था तो लाहौरी लिखता है। एक और है कासिम सिराजी, लेकिन आपको याद रखना जरूरी नहीं पड़ेगा, कासिम सिराजी। एक और है कजविनी, बट डोंट रिमेंबर। इसके बाद फिर औरंगजेब के काल में आओगे तो क्या है कि इसने सरकारी इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दिया। सरकारी इतिहास लेखन पर रोक लगा दिया। इसने सरकारी इतिहास लेखन पर रोक लगा दिया। तो क्वेश्चन आपके सामने में यही आएगा कि किसने शुरू किया, तो अकबर ने। किसने रोक दिया, तो औरंगजेब ने। और किसके काल में कौन सरकारी इतिहासकार थे? शाहजहां के काल में आपको अब्दुल हमीद लाहौरी वाले के नाम पर ज्यादा फोकस करना है। इतने के ऊपर चर्चा हो गई हमारी, तो हम मानकर चलते हैं कि सरकारी इतिहास लेखन की बात हमारी पूरी हो गई। तब अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग के ऊपर चर्चा करते हैं। अनुवाद विभाग में क्या है, तो स्थापना अकबर ने किया। इस विभाग की स्थापना अकबर ने किया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? हिंदू एंड मुस्लिम को एक दूसरे की संस्कृतियों का ज्ञान देना। यानी हिंदू जाने कि मुसलमान कैसे हैं, मुसलमान जाने कि हिंदू कैसे हैं। जैसे आप देखो कि इसमें अगला क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी किताब का अनुवाद किया गया। बहुत डिटेल में नहीं जाना है। हिंदुओं में रामायण का अनुवाद कराया गया, रामायण का, महाभारत का, योग वासिष्ठ का, योग वासिष्ठ का, योग वासिष्ठ का रामायण, महाभारत, योग वासिष्ठ। उसके बाद पंचतंत्र, फिर नल दमयंती की कथा, दमयंती की कथा, नल दमयंती की कथा। इसके अलावे
दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा, बाबरनामा। बाबरनामा। अब आपको 2-3 फैक्टर याद रखना है कि रामायण का अनुवाद हो रहा है तो बदायूनी वगैरह उसमें लगे हुए हैं, फैजी वगैरह लगे हुए हैं, कई लोग की टीम मिलकर अनुवाद करती है, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, इसलिए कोई एक व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। महाभारत के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या रखा गया था। आप देखोगे कि ये है रज्मनामा। रज्मनामा, रज्मनामा का मतलब होता है युद्ध की कहानी, या द बुक ऑफ वॉर, युद्ध की कहानी। तो रज्मनामा लिखा है, यह है महाभारत का अनुवाद। और इसमें देखोगे कि ये पांडव और कौरव की लड़ाई हो रही है, लेकिन दोनों को कपड़े पहनाए गए हैं मुगलों के जैसे, दोनों को कपड़े मुगलों के जैसे पहनाए गए हैं। इसमें मामला यह है कि अनुवाद भी हुआ है और अनुवाद के साथ में इसकी पेंटिंग भी हुई है। और जब पेंटिंग की जाएगी तो आप कैरेक्टर चुनिए, रामायण का कैरेक्टर चुनिए, महाभारत का, लेकिन आप उनको कपड़े तो देंगे, उनके वस्त्र आभूषण होंगे। तो कपड़े, आभूषण आदि आदि के ऊपर मुगल काल के युग का असर है। उस युग में जो सर्वोत्तम कपड़े हैं राज परिवार के लोगों के, वैसे ही कपड़े पहनाए गए हैं उनको। तो अब देखिएगा कि इस तरीके का जो वेशभूषा है वो मुगलों के काल का है और उसको पहनाया गया है महाभारत के कैरेक्टर्स को। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर फिर से। तो हम लोग महाभारत के बारे में जान लें कि इसका नाम है रज्मनामा। एक बार एक सज्जन को जाना था कौन बनेगा करोड़पति के लिए। तो कौन बनेगा करोड़पति वाले में हुआ ये कि उसने मुझे संपर्क किया कि मैं जा रहा हूं, आप एक जो फोन अ फ्रेंड वाले कैटेगरी में आ जाइएगा। तो मैं थोड़ा सा संकोच करता हूं इस सब में। और एक और बात होती है कि बताओ कहीं ऐसा ना हो जाए कि फोन अ फ्रेंड के नाम पर हमारा कॉल करे और हम उत्तर ही ना दे पाए, तो हम तो बेइज्जत हो जाएंगे। तो अपनी बेइज्जती ना हो, इसलिए हमने अपने एक स्टूडेंट को बोला कि भैया तुम रहो इसके लिए फोन अ फ्रेंड के रूप में। और जो स्टूडेंट होता है वो कई दफ़ा आपसे ज़्यादा अपडेटेड रहता है कई सारे विषयों को लेकर। मैं तो इतिहास पढ़ाता हूँ, एक दो और विषय पढ़ता हूँ, लेकिन यदि क्वेश्चन आ जाए ज्योग्राफी के ऊपर, क्वेश्चन आ जाए एनवायरनमेंट के ऊपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, और हमको उस समय आ ही ना रहा हो, तो जो हज़ारों लाखों लोग हमको जानने वाले हैं, लोग कहेंगे ये तो बेकार का आदमी है यार, ये आईएएस के लिए पढ़ाता है, इसको तो केबीसी वाला क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो फिर मैंने अपने एक स्टूडेंट को कहा कि तुम ही रहो भाई। वो रहा और संयोग ऐसा हुआ कि 25 लाख के ऊपर जाकर वो लड़का अटक गया। उसको 25 लाख वाला क्वेश्चन का उत्तर नहीं मालूम था। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यंगेस्ट एज की पार्लियामेंट्रियन कौन है। तो खैर उस समय अगाथा संगमा थी, उनका बता दिया उसने। तो उसने 25 लाख का क्वेश्चन तो क्रॉस कर लिया, लेकिन जैसे ही 50 लाख पर आया तो 50 लाख पर क्वेश्चन आया कि अकबर के काल में महाभारत का अनुवाद किया गया था किस नाम से।
ये क्वेश्चन आया था, और वो जो लड़का था उससे वो हो नहीं पाया, तो ये 50 लाख का क्वेश्चन था। तो 50 लाख का क्वेश्चन किसी भी समय आपके लिए भी करोड़ों का हो सकता है, क्योंकि उसका तो 50 लाख का मात्र था, लेकिन आपका यदि इसी एक क्वेश्चन के आधार पर पास और फेल का निर्णय हुआ तो ये करोड़ों करोड़ का हो जाएगा। तो ये रज्मनामा है, महाभारत का अनुवाद। इसके अलावा देखो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में कि योग वासिष्ठ का अनुवाद किसके काल में हुआ था, तो अकबर के काल में हुआ है। ये 2 साल पहले पूछा ही गया है आपके पेपर में। बाकी पंचतंत्र का भी अनुवाद हुआ है, नल दमयंती का भी अनुवाद हुआ है। दास्ताने अमीर हमजा में अमीर हमजा कौन है, तो ये पैगंबर मोहम्मद के साथी थे, रिश्ते में चाचा होते थे। उनकी वीरता की कहानियां इसमें कही गई है। तो उस किताब की रचना तो की गई थी अरबी भाषा में। दास्ताने अमीर हमजा की किताब लिखी गई है अरबी भाषा में, जो कि पैगंबर मोहम्मद तो अरबी थे, और अब ये लोग फारसी भाषा में काम करते हैं, तो फारसी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। अब इसका फायदा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान दोनों को हो जाएगा। बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको कि अरबी का ज्ञान नहीं था, वो भी पढ़ लेंगे दास्तान अमीर हमजा को, और बहुत सारे हिंदू भी उसमें फारसी भाषा सीख लिए थे, क्योंकि दरबार की भाषा थी। जैसे अंग्रेजों के काल में बहुत सारे हिंदुओं ने, मुसलमानों ने अंग्रेजी सीख लिया, उसी तरीके से उन्होंने उस समय फारसी सीख लिया था, तो वो भी पढ़ लेंगे। और बाबरनामा का अनुवाद कराने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो भाई मैं नहीं समझ रहा हूं, तुम लोग समझते हो तो बताओ मुझे। बाबरनामा को क्यों अनुवादित किया गया, तुम लोग में से कोई यदि बता सकता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, कि बाबरनामा को ट्रांसलेट क्यों करवाया गया फारसी में। बाबरनामा तो बाबर की लिखी हुई किताब है, तो उसको ट्रांसलेट फारसी में करवाने का क्या मतलब हुआ। तो कोई यदि उत्तर न दे पा रहा है तो मैं बता दूं, आपको पढ़ाया हुआ है, आप लोग वहीं से इस्तेमाल करके बताइए। बाबरनामा ओरिजिनली कौन सी भाषा में लिखी गई थी, बाबरनामा ओरिजिनली लिखी गई थी तुर्की भाषा में। अब तुर्की भाषा तो भारत के लोग नहीं जानते थे, कुछ मुगल लोग जानते थे बस, भारत के मुसलमान भी नहीं जानते थे, हिंदू की तो बात ही छोड़ दो। तो बाबरनामा को भी फारसी में ट्रांसलेट करवाया गया। अब हो गया अनुवाद विभाग के बारे में। अकबर के काल में इतनी ही कहानी है जो आपको जानना है। अब देखो कि अकबर के बाद दूसरा मामला क्या है, कि जहांगीर और शाहजहां के काल में और औरंगजेब, ये तीन के काल में देखें, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन तीनों के काल में चल के देखें क्या कहानी है भाई। तो जहांगीर काल में हम देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन वगैरह का काम ठप पड़ा हुआ है। उसके काल में ट्रांसलेशन का काम ठप हो गया है। शाहजहां के काल में क्या हुआ, तो शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह था। दारा शिकोह ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है मुगल काल का। दारा शिकोह एक ऐसा व्यक्ति था जो राजनीतिक मामलों में, प्रशासनिक मामलों में औसत दर्जे का था, और औरंगजेब इसका छोटा भाई था, जो इसकी तुलना में राजनीतिक मामलों में बहुत तीव्र बुद्धि का आदमी था। दारा शिकोह अपने पिता शाहजहां का चहेता था, बड़ा बेटा भी था, तो वह चाहता था कि दारा शिकोह ही मेरा उत्तराधिकारी बने, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को गद्दी पर बैठने नहीं दिया। शाहजहां का तमाम समर्थन होने के बावजूद दारा शिकोह पराजित होता है, शाहजहां भी कैद कर लिया जाता है, और दारा शिकोह को पराजित करके उसे रास्ते से हटा दिया गया, उसे मृत्युदंड दिया गया। सामूगढ़ और धर्मट की लड़ाइयां हुई, उसमें हार गया वो।
उसके बाद फिर देखोगे कि दारा सिकोह का एक दूसरा कैरेक्टर भी आपके सामने में आता है, वो ये कि लोगों के बीच में वह पॉपुलर था, लोगों के बीच में वह पॉपुलर था। कुछ लोग उसको सूफी की तरह मानते थे, कुछ लोग कहते थे कि भाई वो बहुत बड़ा दानी है। मतलब ये समझ लीजिए कि दारा सिकोह वो कैरेक्टर है जिसको कि औरंगजेब ने कैद करवा लिया, कैद करवा के उसे भरे दिल्ली के नगर में हाथी पर बिठा के उसका तमाशा बनाने के लिए घुमाया गया, एक कैदी की तरह। लोगों के बीच औरंगजेब अपनी धाक जमाना चाहता था और लोगों को एक मैसेज देना चाहता था कि ये वही है ना कि जिसको तुम अपना नायक मानते थे, देख लो उसकी क्या दुर्दशा है और देखो कि हम क्या चीज है। इसका वो तमाशा बना रहा था। इसी बीच में जब वो उसका जुलूस निकाला गया था तो एक दरवेश माने एक सूफी आ गया रास्ते में इसको देखने के लिए, तो इसने अपने गले में जो माला पहना हुआ था वो भी दे दिया दरवेश को। यानी इसका कैरेक्टर उस तरह का है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में उसे औसत दर्जे का माना जाता है, लेकिन बतौर इंसान उसे बहुत ही सुपीरियर कैटेगरी का माना जाता है। अब फिर देखोगे कि इसकी दूसरी खास बात क्या नजर आती है कि उसने कादरिया परंपरा के सूफी सिलसिला से जुड़ा था। सूफियों में एक सिलसिला है कादरिया, जो दिल्ली सल्तनत में जैसे चिश्तिया उदार है, वैसे मुगल काल में आपको कादरिया एक परंपरा मिलेगी। उस परंपरा के जो सूफी लोग होते थे वो उदार होते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे। तो कादरिया परंपरा का वह था। इसके गुरु का नाम था मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी। इसी परंपरा में इसकी बहन भी पली बढ़ी थी। बहन का नाम था जहां आरा। जहां आरा। दो बहनों का नाम बहुत लिया जाता है। एक बहन है जहां आरा, एक है रोशन आरा। जहां आरा दारा सिकोह को पसंद करती थी और रोशन आरा औरंगजेब को पसंद करती थी। मतलब उस भाई को वो ज्यादा मानती थी। रोशन आरा उन लोगों में से थी जिसने कि औरंगजेब को अंत में यह हिदायत दिया था कि जहां आरा को रोशन आरा उन स्त्रियों में से थी जिसने कि अंतिम में औरंगजेब को यह सुझाव दिया था कि दारा सिकोह को कैद में नहीं रखना है, इसको मार देना है। क्योंकि जब दारा सिकोह के भविष्य पे चर्चा चल रही थी तो क्या करना चाहिए दारा सिकोह के साथ में, तो एक चर्चा आई कि मार दीजिए, एक चर्चा आई कि कैद कर लीजिए, कैद में रखिए। तो जो लोग कह रहे थे कि मार दीजिए, उनमें से रोशन आरा थी, अपने भाई के लिए बोल रही थी दूसरे भाई को कि मार डालो, क्योंकि जिंदा रहेगा तो खतरनाक रहेगा, किसी भी समय तुमको चुनौती दे सकता है, मार डालने में ही भलाई है। अगला मुद्दा यह है कि इसने कई सारी किताबें लिखी है और कुछ किताबों का अनुवाद किया है, वो इंपॉर्टेंट है। एक किताब जो उसकी बड़ी महत्वपूर्ण है वह है मजमा उल बहरेन की, मजमा उल बहरेन।
लिखा। मजमाउल बहरैन, उसके बुक्स की ओर हम बात कर रहे हैं। मजमाउल बहरैन, मजमाउल बहरैन, मजमा माने होता है मेल, मेल, और बहरैन का मतलब होता है समुद्र। दो समुद्रों का मिलन, उल माने का, तो वो कह रहा है दो समुद्रों का मेल होना चाहिए। यहां दो समुद्र कौन है? तो बेसिकली एक है हिंदू संस्कृति और एक है इस्लामिक संस्कृति। हिंदू संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति। इस किताब की एक खास बात यह है कि वो ये कह रहा है कि हिंदू भी मुसलमानों की तरह, मानों की तरह अहले किताब है। किताब है, यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू भी मुसलमानों की ही तरह अहले किताब हैं। अहले किताब का मतलब है कि इनको भी खुदा ने यानी ईश्वर ने एक किताब दिया है। मुसलमान कहते हैं कि हम लोगों को खुदा ने अपनी ओर से जीने का तौर तरीका बताया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि खुद ईश्वर ने हमारा मार्गदर्शक बनके हमको बताया कि क्या सही क्या गलत और क्या करना चाहिए। और ईश्वर के द्वारा यानी खुदा के द्वारा दिए गए आकाशवाणी ज्ञान के संकलन को ही कुरान कहते हैं। और इस नाते वो अपने आप को भाग्यशाली और बेहतर मानते हैं। और जिनके पास में ऐसी किताब नहीं है उन गैर किताबी लोगों की तुलना में अपने आप को ज्यादा सही मानते हैं कि हम ज्यादा सही हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तुम लोग तो भटके हुए हो। पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि 1,24,000 पैगंबर हुए हैं जिनके रास्ते खुदा का ज्ञान दुनिया के अनेक कॉर्नर्स में फैला है। लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ऐसे पैगंबर हुए हैं जिनको खुदा ने अपने दूतों के माध्यम से अपना एक ज्ञान कोश दिया है जिससे कि किताब तैयार हुई है। तो उसमें इब्राहिम और बोलो भैया किसी को मालूम हो तो, इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत पैगंबर, ये 4 हैं। 4 के पास अपनी किताब है, इनको वो अहले किताब मानते हैं। और उसके अंतर्गत वो बोलते हैं कि जो कुरान शरीफ है वो सबसे पूर्ण किताब है। यानी कि वो कहते हैं पैगंबर तो 1,24,000 हुए, उन्होंने भी अपनी ओर से खुदा के संदेश को लोगों तक पहुंचाया है, लेकिन उनमें उतनी कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है, उनमें उतना गहन ज्ञान नहीं है जितना कि 4 पैगंबरों के द्वारा रखे गए ज्ञान में है। मात्र 4 ऐसे पैगंबर हैं जिनको खुदा ने चुना था कि इनको हम पूरी किताब देंगे। और उनमें से चौथे पैगंबर हैं हजरत पैगंबर जिनको खुदा ने अपना संपूर्ण ज्ञान दे दिया। उनके द्वारा जो दुनिया के सामने ज्ञान आया है वो पूर्ण ज्ञान है, वही है कुरान। अब देखो कि दारा सिकोह क्या कह रहा है मुसलमानों को कि तुम इस बात पे इतराते हो कि तुम अहले किताब हो और हिंदू अहले किताब नहीं है, तो ये गलत बात है। हिंदू भी अहले किताब है, इसके पास में भी वेद है जो भगवान की बताई गई बातों का संकलन है। हिंदुओं की जो पुस्तक है वेद, वो भी भगवान की बातों का संकलन है, वो मानवीय किताब नहीं है। और आप यदि वैदिक साहित्य पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, उसमें मैंने पढ़ाया है कि वेद को अपौरुषेय कहा गया है।
कि जिसकी रचना पुरुष ने नहीं किया है, मानव ने नहीं किया है, वह रचना ईश्वर की है। तो इस आधार पर दारा शिकोह ने कहा कि हिंदू भी अहले किताब है। यह बात एक अपराध मानी गई है दारा शिकोह की औरंगजेब के द्वारा, और औरंगजेब जब दारा शिकोह को बदनाम कर रहा है, उसको इस्लाम का दुश्मन बता रहा है, और इस्लाम का दुश्मन बताने के क्रम में कहा जा रहा है कि उसने तो हिंदुओं को भी अहले किताब कह दिया। बताओ तो कितने बड़े कुफ्र की बात है। हुआ ना वो काफिर, कुफ्र मने पाप, काफिर मने पापी, ये वाली बात है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूछा जा सकता है। अगला मुद्दा यह कि उसने और कौन सी किताब लिखा, तो उसकी एक किताब है सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर के अंतर्गत क्या है, उसने उपनिषदों का अनुवाद किया है, उपनिषदों का अनुवाद किया है। उसने उपनिषदों का अनुवाद किया है। इसके अलावा उसने सूफियों के ऊपर कई किताबें लिखी है, तो उसकी चर्चा हम लोग जब सूफीजम पढ़ेंगे तो करेंगे। सकीनत उल औलिया, अच्छा लिखना चाहो लिख लो, सकीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया और सफीनत उल औलिया, सफीनत उल औलिया, सकीनत उल औलिया और सफीनत उल औलिया, ये किताबें दारा शिकोह ने लिखी है। ये सूफीजम के ऊपर लिखी गई किताब है, ठीक है। अब इसके अंदर भी डिटेल है कि कौन से सूफी की है, तो उतना डिटेल में मत जाइए आप। आपको यह याद रखना है, नंबर 1 सकीनत उल औलिया और सफीनत उल औलिया के लेखक कौन है, और नंबर 2 इन किताबों का विषय, इन किताबों की विषय वस्तु क्या है, तो सूफीजम, सूफी संतों की जीवनी वगैरह इसमें, ठीक है। अब यहीं पर आपको एक छोटी सी किताब और बता देता हूं, साहिबियां। साहिबियां, जहां आरा ने लिखा है साहिबियां, साहिबियां, साहब के बारे में। साहब कौन है, कैन यू गेस? दारा शिकोह की बहन जहां आरा ने किताब लिखा साहिबियां, उसमें तुम मुझे बताओ कि इसमें साहब कौन है। साहब का नाम तुम में से कोई बता सकता है, बताओ। मैं तुम लोग को मौका दे रहा हूं बताने का, और इसके साथ ही कि भैया दारा शिकोह ने अनुवाद के काम को आगे बढ़ाया था, इसीलिए लोग कहते हैं ये तो अकबर की परंपरा का व्यक्ति था। ये अनफॉर्चुनेट किस्सा हो गया कि ये गद्दी पर नहीं बैठ सका। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय नाम की किताब में लिखते हैं कि जब दारा शिकोह हार गया और औरंगजेब गद्दी पर बैठा, तो वह विष के यानी कि हलाहल के जीतने और अमृत के हारने की कहानी है। अमृत हार गया, हलाहल जीत गया। और तब देखो कि जिसे अमृत कहा गया था उसने क्या कहा था कि हिंदू भी अहले किताब है, और जिसे हलाहल कहा गया उसने क्या कहा कि अरे ये तो हिंदू को भी अहले किताब कहता है, ये तो बहुत बड़ा काफिर है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दारा शिकोह अकबर की परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। अभी आप लोगों को पता चला कि किसको साहब कहा गया? आपने अभी तक नहीं बताया है। चलो, अब
दारा सिकोह के बारे में अगली बात यह, एक छोटी सी कहानी और इसके बारे में जान लीजिए जो पूछने लायक है कि दारा सिकोह बहुत लंबे समय तक बनारस में रहा और बनारस में बहुत सारे आचार्यों की संगति में संस्कृत सीखा। संस्कृत सीखकर उसने संस्कृत की किताबों के ऊपर गहन अध्ययन किया। उसने पूरा वेद पढ़ा, अपने सारे उपनिषदों का अध्ययन किया और उपनिषदों का अध्ययन करके उसने किताब लिखा सिरे अकबर। और उसके सिरे अकबर को पढ़े आगे चलकर अंग्रेज, और उन अंग्रेजों ने फारसी किताब जो दारा सिकोह ने लिखा था उसको पढ़ने के आधार पर जाने भारतीय संस्कृति को। तो सिरे अकबर को पढ़ के अंग्रेजों को पहली दफा उपनिषद का ज्ञान हुआ था। उस समय तक अंग्रेजों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। तो दारा सिकोह भारत के उपनिषद के ज्ञान के दुनिया में फैलने का एक बढ़िया माध्यम बना था, क्योंकि उसने संस्कृत पढ़ा बनारस के गुरुओं से, उनसे उसने वेद और उपनिषद का ज्ञान हासिल किया, फिर किताब लिखा। उसके बाद उस किताब को अंग्रेज पढ़े और अंग्रेज ने इसके वास्ते से उपनिषदों का ज्ञान फैलाया यूरोप में। बाद में अंग्रेजों ने भी संस्कृत सीखा, लेकिन शुरुआती दौर की कहानी बता रहा हूं। तो दारा सिकोह के बारे में वो फैक्टर आपको याद रखना है कि बनारस में रहा था एक शिष्य की तरह लंबे समय तक। ये नहीं कि पंडित जी को बुलाओ, कौन है पंडित, बुलाओ उसको, आएगा पढ़ाएगा हमको, सलामी ठोक। नहीं, गुरु के लिए इज्जत थी और इसलिए गुरु के दरवाजे पर गया, वहां रहा और गुरु का ज्ञान हासिल किया। और इसकी बहन जो थी जहां आ रहा, उसने भी अपने गुरु के लिए ही किताब लिखा है, साहिबियां। मुल्ला शाह बदख्शी की जीवनी है यह, मुल्ला शाह बदख्शी की जीवनी है यह, जिसमें साहब कहा गया है अपने गुरु को। समझ गए? अब यहां तक की कहानी के आगे अब औरंगजेब में जाओगे तो औरंगजेब तो अनुवाद विभाग से कोई मतलब रखेगा नहीं, उसको तो हिंदू मुस्लिम एकता से मतलब है नहीं, तो इसलिए इसके काल में तो वो ठप है। अनुवाद विभाग की कहानी इतनी ही है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि अकबर की भाषा साहित्य को लेकर जो कहानी हमारी हो सकती थी वो हो गई है। भाषा साहित्य के आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे अब। वो है धार्मिक नीति। टाइम देखूं, धार्मिक नीति पढ़ने लायक टाइम है क्या? धार्मिक नीति को लेकर पढ़ने के लायक टाइम, चल के 5 मिनट में तक खत्म कर लेंगे कुछ। धार्मिक नीति, धार्मिक नीति में क्या है? तो पहला पॉइंट ये कि उसने जजिया खत्म कर दिया, तीर्थ यात्रा का खत्म किया, फिर उसने युद्ध बंदियों का धर्मांतरण रोक दिया, उसके बाद फिर जजिया लगाया, फिर जजिया लगाया, उसके बाद इबादत खाना का आयोजन किया, इबादत खाना के बाद महजरनामा की घोषणा किया,
दीन इलाही की शुरुआत किया। फिर सुलह ए कुल, सुलह ए कुल अपनाया, सुलह ए कुल अपनाया। उसकी धार्मिक नीति के बारे में इतनी बातें रिमार्केबल है। जजिया समाप्त कर दिया था, तो आप देखोगे कि जजिया उसने दोबारा शुरू कर दिया था। जब वह 1567 के समय में चित्तौड़ पे हमला कर रहा था, उस समय शायद उसने दोबारा जजिया लगा दिया था। उस युद्ध में उसने जिहाद का नारा भी लगाया था। 1567 में जिहाद का भी नारा लगाया था, और उस युद्ध में कत्लेआम भी हुआ है। उस युद्ध में मंदिर भी तोड़े गए हैं। अब इस कहानी को अबुल फजल ने अपनी किताब में जगह ही नहीं दिया। अबुल फजल ने अपनी किताब में इसका ब्यौरा नहीं दिया कि अकबर जिहाद का नारा लगाया था, क्योंकि अकबर के बारे में वो ये बताता है कि वो तो सुलह कुल को मानता था। सुलह कुल का मतलब सबके बीच में सुलह शांति रहे, हिंदू मुस्लिम के बीच में सुलह रहे, अपने शांति रहे, सौहार्द रहे, इस नीति पर चलता था। इसलिए उसने जजिया खत्म कर दिया। लेकिन सच्ची कहानी क्या है कि उसने जजिया खत्म किया था, फिर लगा दिया, और बाद में फिर खत्म कर दिया। उसके बाद फिर कभी नहीं लगाया। उसके बाद फिर 100 साल के बाद 1579 में अकबर ने अंतिम रूप से खत्म किया, तो उसके 100 साल के बाद औरंगजेब ने लगाया। तो जब अबुल फजल ने बताया तो हम जाने कैसे, तो निजामुद्दीन अहमद की किताब में लिखी हुई है। क्योंकि निजामुद्दीन अहमद अकबर का छवि चित्रण करने के लिए नहीं लिख रहा है, वो इतिहास लिख रहा है। इसलिए उसने लगाने का भी, हटाने का भी लिख दिया, फिर से लगाने का भी लिख दिया, फिर से हटाने का भी लिख दिया। समझ गए? इसके बाद तीर्थ यात्रा कर वगैरह के बारे में कुछ पढ़ाना नहीं है। युद्ध बंदियों के धर्मांतरण को रोक दिया, ये सामान्य बात है। जजिया फिर लगाया था, ये कहानी हो गई। अब ये इबादत खाना, महजरनामा, दीन इलाही, सुलह कुल, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ये अभी हो नहीं पाएगा। आज का क्लास यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।